अस्सलामुअलैकुम। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था और मैंने आपको बता दिया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर में कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो, उसे हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। हम लोग आज इसकी थोड़ी सी डिटेल और पढ़ेंगे, स्पेशली कायरल कार्बन की। ठीक है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कायरल कार्बन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सवाल भी यही पूछता है आपसे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मैं जो आपको आज टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ वो है हाउ टू आइडेंटिफाई कायरल कार्बन। अच्छा, मैं बच्चों से कहता हूं कि अगर आप दो बातें अपने दिमाग में रखोगे ना, तो मुझे उम्मीद है आप कभी भी मतलब गड़बड़ी नहीं करोगे। सिर्फ दो बातें दिमाग में रखो। देखो, सबसे पहली बात, कायरल का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ा हो, राइट? तो ऑब्वियस बात है ना, CH3 वाला कार्बन कभी भी कायरल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली, क्योंकि तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कभी भी CH2 वाला कार्बन कायरल नहीं हो सकता। कभी भी कार्बन डबल बॉन्डेड कायरल नहीं हो सकता। कभी भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कायरल नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता ये। इसके साथ एक चाहिए, दो दो की पॉइंट। एक पहला पॉइंट, एक पॉइंट और जिससे याद रखिएगा, डू नॉट जस्ट सी adjacent. Do not just see adjacent until same groups. Until same group. तो याद रखिएगा, उस वक्त तक एडजेसेंट वाले को नहीं देखते बेटा, जब तक क्या ना आ रहा हो, सेम ग्रुप आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रही है, क्या हो रहा है? अच्छा, जरा मेरी बात को सुनिएगा। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अब चाहूंगा थोड़ा तवज्जो के साथ सुनूं, ठीक है? फुल तवज्जो के साथ। ये देखिए, CCl, Br, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है? अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये वाला कार्बन कायरल है। तो मैं चेक कैसे करूंगा? सुनिएगा। देखो, मैंने कहा वन, मैंने कहा टू, दो डिफरेंट हो गए। अब जरा देखिएगा लेफ्ट और राइट कैसे जाता हूं। इसके साथ CH2 है, इसके साथ CH2 है। लेफ्ट राइट दोनों सेम है। रुको मत, आगे जाओ। डू नॉट जस्ट सी एडजेसेंट, आगे चलो। उसके बाद CH2 है, उसके बाद CH2 है। डू नॉट जस्ट सी एडजेसेंट, अभी भी सेम है। जब सेम है और आगे जाओ। उसके बाद CH3 है, उसके बाद CH3 है। अभी भी सेम है। मॉलिक्यूल खत्म हो गया, हो गया। ये कार्बन कायरल नहीं है, इसमें कोई कार्बन कायरल नहीं है। सुनते जाइएगा, मैंने कहा ना सीख जाओगे। देखिए, वन, CH2,
CH2 इधर OH लगा दिया, ClBr। इंशाल्लाह बात 3 एग्जाम्पल में बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, CH2 CH2 CH3, सही है। अब देखिए, मुझे शक है क्या ये कायरल है, तो मैं चेक कैसे कर रहा हूं बेटा, मेरा साथ दीजिएगा। 1, ये हो गया 2, 2 हो गए। अब देखिए, इसके साथ कौन है, CH2। बेटा इसके साथ कौन है, CH2। सेम है, हाँ है। और आगे जाओ, उसके बाद कौन है, CH2। उसके बाद कौन है, CH2। सेम है। और आगे जाओ, उसके बाद कौन है, CH2OH। उसके बाद कौन है, CH3। क्या आगे जाकर के डिफरेंट हो गए, हो गए। डिफरेंट हो गए मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, मतलब ये कायरल सेंटर हो गया। इसमें एक कायरल कार्बन कायरल सेंटर है। मेरी तीसरी एग्जाम्पल सुनिएगा, ये देखो, इससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जरा देखिए, Cl Br डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2। इससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। C डबल बॉन्ड O CH3। मुझे शक है क्या ये कायरल कार्बन है। आप अगर लेफ्ट राइट देखें तो दोनों तरफ ग्रुप सेम है, पोजीशंस डिफरेंट है बस। अब जरा चेक करते हैं, जरा देखिएगा, मैंने कहा ना अब आपको समझ में आ जाएगी बात। ये देखें, 1, ये 2। अब देखिए, इसके एडजेसेंट में कौन है, आप कहेंगे C डबल बॉन्ड O। बेटा इसके एडजेसेंट में कौन है, CH2। एडजेसेंट सेम है या डिफरेंट, डिफरेंट। आगे जाने की जरूरत नहीं है, एक कायरल हो गया। अब अगर तुम बात को समराइज करो तो पता है मैंने तुम्हें क्या सिखाया, उस वक्त तक एडजेसेंट मत देखो जब तक सेम ग्रुप्स आते जाए। कहां जाके रुक जाओ, कहां से आगे बढ़ना छोड़ दो, जब डिफरेंट ग्रुप्स आ जाए। अब देखिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। आपसे ना पेपर में स्केलेटल स्ट्रक्चर के अंदर कायरल कार्बन के सवाल बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखिएगा बेटा, मैं बच्चों को ये मशवरा देता हूं कि यार स्केलेटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छा रखो और स्केलेटल का जवाब स्केलेटल में दिया करो। सपोज करो मैंने यहां लगाया Cl और इधर एक H लगा हुआ है जो मैंने बाहर निकाल के दिखा दिया। अब मैं पूछ रहा हूं, मुझे शक है, गौर से देखिएगा, क्या ये कायरल सेंटर हो सकता है? तो मैं चेक करता हूं, देखिए कैसे। 1 और ये 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गए, चलो सही है, हो गए। अब जरा आगे देखिएगा, 3 को देखिएगा। अगर मैं यहां से जाऊं यहां तक, अगर मैं यहां से जाऊं यहां तक, तो क्या रास्ते में कोई डिफरेंट ग्रुप आया? सब CH2 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 है, इधर से भी CH2 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 है, मॉलिक्यूल खत्म हो गया, कहीं पर कोई डिफरेंट ग्रुप नहीं मिला।
ये ले, थोड़ा आसान करके बता देता हूँ क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है, ताकि यार कंफ्यूजन ना हो जाए ना। ये लो, ये ले बेटा, मैं इसे थोड़ा ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। लो, अब आसानी से समझ जाओगे, देखो। ये हो गया वन, ये हो गया टू। आप चेक करें बेटा, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरे मॉलिक्यूल में घूम जाए, इधर घूम जाए, इधर से आए, इधर घूम जाए, क्या आपको कोई डिफरेंट चीज नजर आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब इस कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन नहीं है। बाबू मेरी बात दोबारा सुन, ये देख, अब तुझे और अच्छी समझ में आ जाएगी बात, ये देख। यहां देखें, सपोज यहां मैंने लगाया Cl, यहां मैंने लगाया H, ठीक है। अब देखिएगा दोबारा, सपोज करो बेटा मैंने यहां लगा दिया OH और यहां मैंने लगा दिया H। चलो, इससे पहले वाले में H और Cl था, राइट। मैंने आपसे कहा कोई कायरल सेंटर नहीं है। अब सोचो, क्या इसमें कायरल सेंटर है? भाई चूंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं आपको स्ट्रक्चर साथ साथ थोड़ा सा दिखा रहा हूं, ताकि यार कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए ना एक दफा। ये देखिए बेटा, HCHOH, CH2, CH2, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर है या नहीं है? द राइट आंसर इज दो कायरल सेंटर है। अब देखो, मैंने कहा ना, अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुम्हें। ये देखो, पहले इसे गौर से देखिएगा जिसपे मैं स्टार बना रहा हूं। वन, ये हो गया टू। स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं। दो हो गए बेटा। इसके साथ कौन है और इसके साथ कौन है? CHOH। मुझे बताओ डिफरेंट हो गए नहीं हो गए? जब डिफरेंट हो जाए आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है ये कायरल हो गया। अब दोबारा देखिएगा, फिर से बताता हूं। मुझे शक है ये कायरल है या नहीं, तो कैसे चेक करूंगा? जरा चेक करने का तरीका देखिए। ये हो गया H, ये हो गया OH, हो गया। अब देखो, इसके साथ कौन है? CH2। और बेटा इसके साथ यहां कौन है? CHCl। डिफरेंट हो गए ना, आगे जाने की जरूरत नहीं है बेटा। तो इसमें कितने कायरल सेंटर हो गए? दो। पता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल देता है और पूछता है बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर है। बच्चे खामा में घबराते हैं। हालांकि मैंने क्या कहा है बेटा, एडजेसेंट मत देखो उस वक्त तक जब तक सेम आ रहा है, और जब डिफरेंट हो जाए तो एडजेसेंट देख के उसको कायरल बोल दो, खत्म बात। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जरा बड़ा मॉलिक्यूल, ये तो मैंने छोटे दिए ना। एक बड़े एग्जाम्पल, एक बड़ी उसकी मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, ताकि मेरी बात थोड़ी सी तुम्हें अच्छी समझ आ जाए यार। काश।
ओके, अब ये एक सवाल है, आप बता सकते हैं इसमें कितने कायरल हैं? ढूंढो, ट्राई करो पहले खुद से, इसमें कितने कायरल कार्बन है? जब आप खुद से करेंगे ना, आप में कॉन्फिडेंस आ। ओके, आ आपने कहा पांच, ओके। कुछ लोग चार कहेंगे, कुछ लोग पांच कहेंगे, कुछ लोग छह कहेंगे, एंड सो ऑन। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, उसको देखिएगा। जब भी हम किसी को बोलते हैं ना, या मैंने बच्चों का यूजुअली एटीट्यूड क्या देखा है कि आप अगर किसी बच्चे को बोलो कि यार बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है, तो बच्चा हमेशा कायरल कार्बन ढूंढता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं जब आपका एग्जामिनर आपसे कहे कि हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर, तो डू नॉट फाइंड कायरल। जब वो तुमसे कहता है कायरल ढूंढो, तो कायरल मत ढूंढो, है जी। इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आप किसी भी मॉलिक्यूल में से उन कार्बन्स को हटा दो जो कायरल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, हटा दो उनको, जो कुछ बचेगा सब कायरल होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा देखिएगा, ये देखो, जिंदगी में सुकून आने वाला, ये देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरा मेरा मैं जो बोलूंगा उसको सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। CH3 कायरल नहीं हो सकता, CH2 कायरल नहीं हो सकता, CH2 कायरल नहीं हो सकता, CH2 कायरल नहीं हो सकता, डबल बॉन्डेड नहीं हो सकता, डबल बॉन्डेड नहीं हो सकता। आप गौर से देखें, मैंने वो सब हटा दिए जो कायरल नहीं हो सकते। आपको पता है जो बच गया वो सब कायरल है। आजा बेटा, कैसे? ये देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कायरल कितने हो गए? 6 हो गए बेटा। अब समझ में आई क्या बोल रहा हूं? तो जब भी कभी तुम्हें तुम्हारा एग्जामिनर कोई स्ट्रक्चर दे और तुमसे कहे इसमें कायरल ढूंढो, उसमें कायरल मत ढूंढो। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जरा देखिएगा बेटा। अब देखो, मुझे यकीन है तुम पे, तुम लोग सही जवाब दोगे। ये देखिए, एक काम करूं, इसको थोड़ा सा साइड पे करता है रिजवान, ताकि ये सही बन जाए ना मेरा। ये भी मैं पास फेवर का एक सवाल बना के दे रहा हूं आपको, आपको बात समझ आ जाए। ये देखे बेटा, इस तरह की हरकतें करता है पेपर में। घबराने की नहीं है, बस याद रखिएगा। तो फिर इसने इसको क्यों नहीं किया ऐसा बेटा? ही। ओके, मैं यहां लिखता हूं Cl बेटा, इधर लिख रहा हूं कीटोन, चलो ठीक है। और बेटा इधर लिख देता हूं एक डबल बॉन्ड, यहां कर देता हूं मैं O के साथ H, और ये मैंने किया इधर, इधर, इधर। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसमें कितने कार्बन सेंटर?
6। ओके, अब देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, जरा देखिएगा। लुक एट हियर। डबल बॉन्डेड कायरल नहीं होता, डबल बॉन्डेड कायरल नहीं होता, CH2 नहीं होता, डबल बॉन्डेड नहीं होता, CH2 नहीं होता, CH2 नहीं होता, CH2 नहीं होता। ये वाला कार्बन दो CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं होगा। ये CH3 नहीं होगा, CH3 नहीं होगा। मैंने सिर्फ उन्हें हटा दिया जो कायरल नहीं है। अब देख क्या बचा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। द राइट आंसर इज 6। अब समझ में आई बात। तो जब कभी भी आपसे वो कहे कायरल ढूंढो, बेटा कायरल मत ढूंढो। अब आप ये किसी को बोलोगे ना, वो थोड़ा हैरान होगा, है ये कौन सी लॉजिक है। अबे यही तो लॉजिक है। जब वो बोले कायरल ढूंढ, तू बोल नहीं ढूंढ रहा, तेरा जवाब आ जाएगा। क्यों? उन्हें हटाना आसान है। पता है कायरल ढूंढने ढूंढने में ना टाइम लग जाता है, लेकिन जो चीज कायरल नहीं है ऑब्वियसली उनको हटा दो, आपको समझ में आ जाएगी। जो बचेगा वो सबका सब क्या होगा बेटा, कायरल होगा। तो ये हो गया कायरल सेंटर पहचानने का तरीका। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। जब आप पास से पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, तो इंशाल्लाह आपको और अच्छी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर। छोटी सी एक बात आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हो और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा हो, तो 2 की पावर n होती है, सही है। उसे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने को दे देता है। बनाता नहीं है, बोलता है कितने बनेंगे ये पूछ लेता है। इसी तरीके से आपके दिमाग में एक सवाल और भी आना चाहिए ना, सर अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं 2 की पावर n से। हाँ, तो अगर कायरल ज्यादा हो तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n से, है जी। जो फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए है, वही फॉर्मूला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए भी है। 2 की पावर n, फर्क क्या है? वहां पर 2 की पावर n में n था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहां 2 की पावर n में n होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। बस ये फर्क है। मतलब ये बोला बेटा, मैंने आपको ये बोला कि अगर आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने हो बेटा, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। फर्क क्या है बेटा? यहां पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अच्छा देखो, छोटा सा फर्क है यार, काश तुम लोगों को ये बात समझ में आ जाए। आपको याद है मैंने 2 की पावर n में आपको एक नसीहत की थी, जब आप n की वैल्यू पुट करने लगो ना, तो पहले मेक श्योर किया करो बेटा कि वो डबल बॉन्ड एलिजिबल है टू मेक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। मेक श्योर करना जरूरी है। तो बेटा जब n की वैल्यू पुट करोगे, तो n की वैल्यू पुट करते वक्त मेक श्योर वो n कायरल सेंटर वाकई है भी या नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन देख के नहीं लगा देना, पहले उसमें देखना वो कायरल है भी या नहीं। तो हम लोग 2 की पावर n ज्योमेट्रिकल के लिए यूज करते हैं, हम 2 की पावर n ऑप्टिकल के लिए भी यूज करते हैं, दोनों के लिए यूज करते हैं बेटा। अब देखिएगा, तीन तर... तीन तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। आप जब भी स्टीरियो आइसोमर के सवाल सॉल्व करोगे ना, तो वो 3 तरह के सवाल हो। छोटी सी एक बात बस समझाऊंगा आपको, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है फिर मिस्टेक नहीं करोगे। 3 तरह के सवाल कैसे होते हैं, देखो बेटा, कभी कभी आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पता है कभी कभी आपसे पूछेगा
नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बताओ। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बताओ। और पता है कभी कभी क्या पूछता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताओ। देखो, अगर बच्चे को सेंस हो ना कि तीनों के मीनिंग डिफरेंट है, इसका मतलब है छा गया वो। कभी कभी आपसे पूछता है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताओ बेटा। तो अगर ज्योमेट्रिकल पूछे ज्योमेट्रिकल बताओ, अगर ऑप्टिकल पूछे ऑप्टिकल बताओ, अगर स्टीरियो पूछे तो क्या बताओगे, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, दोनों पूछ रहा है। तो अगर आपसे वो कहता है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताओ, इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, दोनों बताओ बेटा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ जाएगी। जरा देखिएगा, ये देखें बेटा। सपोज मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज इधर डबल बॉन्ड लगाया, इधर डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ मैंने ओ एच लगाया और यहाँ मैंने सी एल लगाया। अब मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए बेटा, गौर से देखिए। आपके पास दो डबल बॉन्ड है और वो दोनों डबल बॉन्ड एलिजिबल है टू मेक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्यों? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए। इसी मॉलिक्यूल के अंदर बेटा एक कायरल सेंटर भी नजर आ रहा है, आप गौर से देखें। कायरल सेंटर भी है, ज्योमेट्रिकल भी है। अब देखिएगा, मैं अगर आपसे बोलूं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 इज 4। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इसमें ऑप्टिकल आइसोमर बताओ तो आप कहेंगे 2 की पावर 1 इज 2। पता है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें स्टीरियो आइसोमर बताओ तो क्या बोलोगे? हाँ भाई, स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालोगे? तो यूजुअली आप किसी से पूछो, बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। अच्छा, जिस बच्चे के पास केमिस्ट्री नहीं है वो तो बोलेगा 6, 4 + 2 = 6। लेकिन बेटा जिसके पास केमिस्ट्री है वो 6 नहीं बोलेगा। एक अलग लॉजिक है इसकी। क्या पता है क्या करना है? 2 की पावर 2 फॉर ज्योमेट्रिकल इन टू 2 की पावर 1 फॉर ऑप्टिकल, 2 की पावर 3, मतलब 8 इज अ राइट आंसर। अब आप एक एक छोटा सा लतीफा है। आप किसी को बोलो एक कंपाउंड है उसमें दो ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं और 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, बता टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? बोलेगा 6। पता है, केमिस्ट्री वाला बंदा कभी भी नहीं बोलेगा, केमिस्ट्री वाला बोलेगा 8। यही तो फर्क है पढ़े लिखे में और ना पढ़े लिखे में। अब सवाल ये है कि सर आप कह रहे हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, ऐड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा। वैसे तो मैं बच्चों को बोलता हूँ यार, कभी भी ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमर तुमसे मिलाकर पूछे ना तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n किया करो। ये देखो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। बेटा ये मैं आपसे कह रहा हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। अच्छा, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। देखो जरा, मैं चाहता हूं मेरे बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छा हो ना, थोड़ा सा एहतियात। जरा देखिएगा, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, बड़े काम की बात बता रहा हूं आपको। देखिए, एक फर्स्ट डबल बॉन्ड है, एक सेकंड डबल बॉन्ड है। जरा मेरी बात को समझिएगा। विद रिस्पेक्ट टू
फर्स्ट डबल बॉन्ड। ठीक है, मैं जो आपसे पूछूं बस आप वो बताइएगा। मुझे बताएं, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डबल बॉन्ड आप सिस बना सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डबल बॉन्ड क्या आप इसका ट्रांस बना सकते हैं? यस, दोबारा सुनिए। विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड डबल बॉन्ड मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप इसका सिस बना सकते हैं, आप बोलेंगे यस। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं क्या आप इसका ट्रांस बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड डबल बॉन्ड, आप बोलेंगे यस। बना सकते हो ना? आजा, अब मेरा सवाल सुनिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ऐड क्यों नहीं करते बेटा, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? सुनिए, मुझे बताओ, जब आपने पहली मर्तबा सिस बनाया होगा तो उस सिस बनाते वक्त क्या उस मॉलिक्यूल में ये कायरल नहीं होगा? होगा। कायरल होगा तो मिरर इमेज भी होगा, ऑप्टिकल आइसोमर भी होगा, यानी सिस का एक मिरर इमेज होगा। जब आपने उसका ट्रांस बनाया होगा तो कायरल भाग थोड़ी गया होगा, कायरल तो उसी मॉलिक्यूल के अंदर है। कायरल होगा तो मिरर इमेज भी होगा। होगा। दोबारा, जब तुमने सेकंड डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट से सिस बनाया होगा तो बेटा कायरल तो अभी भी वही है। कायरल है तो मिरर इमेज होगा, ट्रांस है, कायरल है, मिरर इमेज होगा। अब जरा टोटल गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आपको मेरी, भाई टोटल कितने हो गए? 8। अब आप गौर से देखिए, अगर मैं आपको बोलूं सिस कितने हैं? 2। ट्रांस कितने, और सिस कितने हैं? 2। ट्रांस कितने हैं? 2। और ऑप्टिकल कितने हैं पता है? 4। जबकि ऊपर कितने बन रहे थे? सिर्फ 2। तो 4 सिस ट्रांस, 4 ऑप्टिकल है, तो टोटल कितने हो गए? 8। काउंटिंग में कितना बड़ा फर्क आ जाता है, देखिए, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपसे, खैर आपसे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछता है, मुझे यकीन है अगर ज्योमेट्रिकल और वो मिला के दे देगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। आखिरी बातें बता रहा हूं, बस बात को खत्म करता हूं। सम यूजफुल टर्म्स याद रखिएगा बेटा, ये देखो, ये मेरी लास्ट हेडिंग है आइसोमेरिज्म की। पता है ये बच्चों को मैं इसलिए कहता हूं आनी चाहिए बेटा, कि यार जब आप कहीं बैठो ना तो आपको पता हो ना कि भाई हाँ, मुझे आई नो दैट अबाउट, आई नो अबाउट दिस, चीज़ें क्या होती हैं मुझे पता है। ज़रा देखिएगा बेटा, सम यूजफुल टर्म्स, देखिए, अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर को आमने सामने रखो, ज़रा देखिएगा, आमने सामने रखो तो एक चीज़ नोट कीजिएगा, ज़रा मेरी बात को समझिएगा। देखो बेटा, चलो, ये मेरा राइट हैंड है, देख रहे हैं ना आप, राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर मैं राइट हैंड को मिरर के सामने रखूंगा तो तुम्हें पता है मिरर में जो इमेज नजर आएगा वो एग्जैक्टली मेरा लेफ्ट हैंड होगा, राइट? तो अगर मैं इसको और इसको मिरर इमेजेस कह रहा हूं तो जरा देखिएगा, अगर मैं किसी एक कंपाउंड को उठाऊं और किसी दूसरे कंपाउंड पे ऐसे रखूं तो बेटा ये फिट नहीं हो रहा। देखो मेरे थंब्स ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं, ये मिरर इमेजेस थे, किसी एक को उठाया और किसी दूसरे पे बिठाया, ये फिट नहीं बैठता। मिरर इमेजेस एक दूसरे पे कभी भी फिट नहीं बैठेंगे, कभी भी। तो जब कंपाउंड्स एक दूसरे पर फिट ना बैठ रहे हो, इन ना फिट बैठने के लिए टर्म यूज की जाती है नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो
ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल ऐसे होते हैं, मतलब वो एक दूसरे पे फिट नहीं बैठ सकते। ये देखिए बेटा, ठीक है, मेरे आपको यकीनन नजर आ रहे होंगे, दो थंब अलग अलग। सही है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलते हैं इसके लिए। फिर मैं एक बात बोलूं फिर आगे बोलता हूं दूसरी बात। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, और उन टर्म्स को बोलते हैं इनएंशोमर्स। ये सिर्फ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, मैं सब लिखवा दूंगा, ठीक है। इनएंशोमर्स कहते हैं। अब देखें, ऑप्टिकल आइसोमर्स पीपीएल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। हाँ करते हैं। तो बेटा अगर कोई चीज क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो, मतलब कोई आइसोमर, तो हम उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमर पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम उसे बोलते हैं लिवो रोटेटरी। अब एक चीज और, अगर आप 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी और बेटा 50% लीवो रोटेटरी एक टेस्ट ट्यूब में डाल दें, 50% डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज वाला, 50% लीवो एंटी क्लॉकवाइज वाला, इस मिक्सर को कहते हैं रेसिमिक मिक्सर। दिस इज नोन एज रेसिमिक मिक्सर, सॉरी लिखी मैंने, दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं इसको बेटा। रेसिमिक मिक्सचर के अंदर 50% डेक्स्ट्रो होता है और 50% लीवो होता है बेटा। आगे देखिएगा, ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है इसको जरा देखिए, पहले समझाता हूं। सपोज करो बेटा, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में रेसिमिक मिक्सचर रखा हुआ। सोचो, अगर आप इसमें से पीपीएल पास करोगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आपका क्या ख्याल है, रेसिमिक मिक्सचर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, या गुजरने देगा? सीधा सीधा गुजरने देगा, रोटेट नहीं करेगा। मतलब कहने का ये हो गया बेटा, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब सुने, पता है दिमाग में एक सवाल आता है, सर ठीक है आपने कहा 50-50%, सपोज करें अगर हम 70-30% कर दें, फिर तो 70-30% करने से पीपीएल रोटेट करेगी, करेगी। पता है किसकी वजह से? वो जो आपने 70% रखा हुआ है उसकी वजह से। सही है, 30% वाले की वजह नहीं, 70% जो ज्यादा हो उसकी कर लेगी। 50-50 का मतलब हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। हम इसे क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। नॉन सुपर इम्पोजिबल, छोटे छोटे मीनिंग्स लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे टर्म्स। जैसे ना कभी कभी ना आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछने से पहले ना वो कुछ 4-5 लाइन की इंफॉर्मेशंस वगैरह देता है, तो बच्चे पढ़ के कंफ्यूज ना हो ना, उनको पता हो यार कि हमें मालूम है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है टू कंपाउंड्स विच डू नॉट फिट विद ईच अदर। टू कंपाउंड्स यानी आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। आइसोमर्स
which do not fit with each other. इनएंशोमर्स किसे कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑप्टिकल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स को कहते हैं बेटा। एक नाम है, याद रखिएगा इसका। वो डिफरेंट, वो अलग चीज, वो एक कैटेगरी अलग है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि इसके लिए अलग से है, उनके लिए इंश्योमर का वर्ड यूज नहीं होता। असल में हम एक बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाके बच्चों को थोड़ा बहुत करा देता हूँ, वरना बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। पूरी ड्रग्स, ड्रग केमिस्ट्री इस पे भाई, आइसोमेरिज्म के ऊपर। नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनएंशोमर्स कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है रोटेट्स PPL, क्लॉकवाइज। तो बेटा लीवो रोटेटरी का मतलब होता है रोटेट्स PPL एंटी क्लॉकवाइज। एक आखिरी छोटी सी नसीहत याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, मैं लिखवा देता हूं। देखो बेटा, दुनिया के कोई भी दो आइसोमर हो, कोई से भी दो तुम से पकड़ के उठा के सामने रखो, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, कोई से भी हो। स्ट्रक्चर हो, पोजीशन हो, फंक्शनल ग्रुप हो, सिस्ट्रांस हो, ज्योमेट्रिकल हो, कुछ भी हो। पता है दुनिया में वाहिद आइसोमर्स है ऑप्टिकल जिनमें ना फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है ना केमिकल का होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो फिर क्या डिफरेंस होता है? एक होता है बस, क्या? दे रोटेट PPL इन डिफरेंट वेज, बस। हर आइसोमर्स के अंदर कोई से भी दो आइसोमर उठा लो, उनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होगा। किन दो में डिफरेंस नहीं होता? एक जो जो तुम्हारे क्या होंगे बेटा, ऑप्टिकल, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, फिजिकल डिफरेंस ना केमिकल डिफरेंस। ये हमेशा नसीहत याद रखिएगा, नसीहत कर रहा हूं, और इसी पे आइसोमर्स को खत्म करूंगा बेटा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स do not have any difference in chemical properties or physical properties except they rotate PPL in different
डायरेक्शंस। बस सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस होता है बस। इसके साथ ही हमारा आइसोमर्स खत्म। देखो सबसे बड़ा मैं कहता हूं बच्चों से कि यार ये जो पहला स्टेप है ना ऑर्गेनिक का जो आज हमने एंड किया, इंट्रोडक्शन, ये ना बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अगर आगे चल के अब चीजें बहुत छोटी छोटी है, शॉर्ट शॉर्ट है, जल्दी समझ में आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज।